नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी बीए फर्स्ट ईयर एसओएल के स्टूडेंट हैं? क्या आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है या आप इतिहास के एग्जाम को देखकर घबरा जाते हैं? तो सिर्फ एक वीडियो ही काफी है जो आपको सिर्फ 10 मिनट में 50 मार्क्स दिलवा सकती है। बस इसे पूरा देखें और ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर भी होने वाला है, क्योंकि इस एक वीडियो में हम 3 क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्रोत किस प्रकार विश्व की सभ्यताओं को समझने में मदद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सभ्यता शब्द से आप क्या समझते हैं? गार्डन चाइल्ड के अनुसार सभ्यता की क्या विशेषता होती है? और तीसरा क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की अर्थव्यवस्था तथा व्यापार का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन यही होंगे, भाषा में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आपको आंसर पढ़ना है और यही आंसर आपको लिखना है, और वो भी ऐसी आसान भाषा में कि आप सीधे 5 पेज का आंसर लिख सकें और पूरे 50 में से पूरे मार्क्स निकाल सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर सोर्स को एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड कीवर्ड्स बताए जाएंगे और अंत में मिलेगा रेडी टू राइट कंक्लूजन। तो अगर आप चाहते हैं एसओएल परीक्षा में हाई स्कोर, कम पढ़ाई में ज्यादा समझ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे जरूरी इतिहास के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आरंभिक सभ्यताओं के इतिहास के स्रोतों से है। जैसे इतिहास के पन्नों में दबी सभ्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए स्रोत एक खिड़की की तरह काम करते हैं। बिना स्रोतों के हमारा अतीत केवल कहानियों और कल्पनाओं का हिस्सा बनकर रह जाता है। विश्व की सभ्यताओं को समझने के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार के स्रोत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, ये वे भौतिक अवशेष हैं जो जमीन की खुदाई से मिलते हैं। ये सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं क्योंकि इनमें बदलाव की गुंजाइश कम होती है। जैसे भवन और स्मारक, हड़प्पा के विशाल स्नानागार हों या मिस्र के पिरामिड, ये उस समय की वास्तुकला, इंजीनियरिंग कौशल और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। उसके बाद सिक्के और मोहरे, इनसे उस काल की आर्थिक स्थिति, व्यापारिक संबंधों और राजाओं के शासनकाल की जानकारी मिलती है। उसके बाद कलाकृतियां और बर्तन, खुदाई से मिले मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और आभूषण हमें उस समय के लोगों के रहन सहन, खान पान और सौंदर्य बोध के बारे में बताते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं साहित्यिक स्रोत। ये वे लिखित दस्तावेज हैं जो हमें हमारे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई पांडुलिपियों या ग्रंथों के रूप में मिलते हैं। धार्मिक ग्रंथ, भारत के वेद, मेसोपोटामिया की महागाथा गिलगेमिश, जिसे गिलगेमिश महाकाव्य भी कहते हैं, ये ग्रंथ उस समय के समाज के नैतिक मूल्यों और विश्वासों को प्रकट करते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण, मेगास्थनीज या हेनसांग जैसे यात्रियों ने जो कुछ देखा उसे लिखा। इससे हमें भारत के उन पहलुओं का पता चलता है जो स्थानीय लोग शायद सामान्य मानकर छोड़ देते थे। उसके बाद प्रशासनिक रिकॉर्ड, जिन्हें राजकीय अभिलेख भी कहते हैं। कर प्रणाली, युद्ध और संधियों के लिखित दस्तावेज उस समय की राजनीति को समझने में मदद करते हैं। स्रोत हमें क्या सिखाते हैं? स्रोतों का विश्लेषण करके इतिहासकार निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं। अब इस प्रश्न का निष्कर्ष, स्रोत हमारे लिए किसी खिड़की की तरह काम करते हैं जिससे हम झांक कर अपने अतीत के घटित घटनाओं को देख सकते हैं। बिना पुरातात्विक साक्ष्य के हम अपनी पुरानी सभ्यताओं के इतिहास को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसीलिए साहित्यिक स्रोत इनको प्रमाणित तौर पर एक दर्जा प्राप्त करवाते हैं। इन दोनों के संबंध से ही हम विश्व की महान सभ्यताओं के उदय, उत्कर्ष और विकास की वास्तविक गाथा को समझ पाते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है आपका, सभ्यता शब्द का अर्थ क्या है? और प्रसिद्ध इतिहासकार वी गार्डन चाइल्ड के अनुसार सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? वी गार्डन चाइल्ड एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद और इतिहासकार थे जिनका पूरा नाम वेरी गार्डन चाइल्ड था। उनका जन्म 14 अप्रैल 1892 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ और मृत्यु 19 अक्टूबर 1957 को हुई। सभ्यता शब्द का अर्थ समझे। सभ्यता शब्द का प्रयोग मानव समाज के उस विकसित रूप के लिए किया जाता है जिसमें मनुष्य केवल जीविका तक सीमित न रहकर सुव्यवस्थित सामाजिक जीवन जीने लगता है। जब किसी समाज में जीवन जीने की निश्चित जीवन पद्धति, भाव, सामाजिक संगठन की आवश्यकता, आर्थिक व्यवस्था, कला, धर्म, ज्ञान की समझ और प्रशासन का विकास हो जाता है तो वह अवस्था सभ्यता कहलाती है। सरल शब्दों में कहें तो सभ्यता मानव समाज के विकास की उन्नत अवस्था है। गार्डन चाइल्ड के अनुसार सभ्यता की निम्नलिखित विशेषताएं। अब बात करते हैं वी गार्डन चाइल्ड की, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने आरंभिक समाज के बारे में एक गहन अध्ययन करके उन्होंने सभ्यता की पहचान के लिए कुछ मानदंड बताए जिन्हें सभ्यता के मानदंड कहा जाता है। जिसके बाद ज्यादातर इतिहासकारों ने उन नियमों के अनुरूप ही सभ्यताओं को समझने का प्रयास किया। उनके अनुसार किसी समाज को सभ्य कहलाने के लिए कम से कम ये विशेषताएं होनी चाहिए।
जैसे नगरों का विकास, बड़े स्थायी और संगठित नगरों का निर्माण करना। दूसरा आता है कृषि अधिशेष आवश्यकता से अधिक अनाज और संसाधनों का उत्पादन करना। तीसरा, व्यवसायों का विभाजन, किसान, कारीगर, व्यापारी, शासक जैसे अलग अलग वर्गों का एक साथ रहना। चौथा है कर व्यवस्था, राज्य द्वारा करों का संग्रह करना। पांचवा, राज्य और शासन व्यवस्था, संगठित राजनीतिक सत्ता और कानूनी व्यवस्था को बनाना। इसी प्रकार छठा, लेखन प्रणाली का विकास, प्रशासन और अभिलेखों के लिए लिपि का प्रयोग करना। सातवां, विज्ञान और गणित का ज्ञान, समय, माप और निर्माण कार्यों में उपयोग करना। आठवां, स्मारक और विशाल इमारतें, मंदिर, महल, समाधियां आदि का निर्माण करवाना। नौवां, कला और शिल्प का विकास, मूर्ति कला, चित्रकला और धातु कर्म को करवाना। 10वां, व्यापार और वाणिज्यिक आंतरिक और बाह्य व्यापार का विकास करना। ये सभी वे विशेषताएं हैं जो एक सभ्यता में देखने को मिलते हैं। अवस्था किसी भी प्रकार की हो, लेकिन ये सारी चीजें वहां पर देखी जा सकती हैं। वैसे अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार आरंभिक समाज वे थे जिन्होंने शिकार संग्रह की अवस्था से आगे बढ़कर अपने जीवन में कई प्रकार के स्थायी परिवर्तन किए और बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी इन आदतों को लोग अपनाते गए और देखते ही देखते ये अस्थायी समाज स्थिर और सभ्य बन गया और फिर इस समाज ने संगठित और विकसित जीवन पद्धति अपनाई। तब से उन प्राचीन समाज को सभ्यता के नाम से जाना, तब से उन प्राचीन समाज को सभ्यता के नाम से पहचान मिली। चलिए निष्कर्ष देखते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि गार्डन चाइल्ड के अनुसार सभ्यता केवल तकनीकी प्रगति नहीं है, बल्कि ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का समन्वित रूप है। नगरों, लेखन प्रणाली, शासन व्यवस्था और कृषि अधिशेष के बिना किसी समाज को पूर्ण सभ्यता नहीं कहा जा सकता। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने अंतिम प्रश्न की, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेसोपोटामिया सभ्यता और मिस्र की सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार का तुलनात्मक मूल्यांकन, जिसमें हम इनकी अर्थव्यवस्था के कई पहलुओं पर विचार करेंगे कि किस सभ्यता के लोगों का मुख्य आय का स्रोत क्या था और वे लोग किस व्यवसाय पर मुख्य रूप से निर्भर थे। जैसे कि हम जानते हैं, मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों ही प्राचीन नदी घाटी सभ्यताएं थी जिनकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, लेकिन उनके व्यापारिक स्वरूप और आर्थिक संगठन में कुछ समानताएं, भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो मेसोपोटामिया सभ्यता दजला और फरात नदियों पर आधारित थी। यहाँ सिंचाई व्यवस्था विकसित थी जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। गेहूं, जौ और खजूर प्रमुख फसलें थी। प्राकृतिक संसाधन की कमी के कारण मेसोपोटामिया को दूर दराज के क्षेत्रों से व्यापार करना पड़ता था। यहाँ का व्यापार स्थल और समुद्री दोनों मार्गों से होता था। भारत, फारस, अनातोलिया और लेवान से तांबा, लकड़ी, पत्थर और बहुमूल्य वस्तुएं मंगाई जाती थी। व्यापार निजी व्यापारियों द्वारा भी किया जाता था और वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। मिस्र की अर्थव्यवस्था नील नदी पर आधारित थी। नील की वार्षिक बाढ़ से भूमि अत्यंत उपजाऊ बनती थी, जिससे कृषि स्थिर और समृद्ध थी। गेहूं, जौ और अलसी प्रमुख फसलें थी। मिस्र प्राकृतिक संसाधनों में अपेक्षाकृत समृद्ध था, इसलिए यहाँ व्यापार की आवश्यकता सीमित थी। फिर भी नूबिया, पंट और पश्चिमी एशिया से सोना, हाथी दांत, मसाले और लकड़ी के लिए व्यापार होता था। मिस्र में व्यापार पर राज्य का अधिक नियंत्रण था और अधिक गतिविधियां केंद्रीय प्रशासन द्वारा संचालित होती थीं। मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं में कृषि और व्यापार के अलावा भी अनेक महत्वपूर्ण व्यवसाय विकसित हुए थे। मेसोपोटामिया सभ्यता में लोग शिल्प कला से जुड़े थे। यहाँ के कारीगर मिट्टी के बर्तन, ईंटें, मोहरे और धातु के औजार बनाते थे। लेखक का पेशा बहुत महत्वपूर्ण था, जो कीलाक्षर लिपि में लेखा जोखा रखते थे। इसके अलावा पुजारी, ज्योतिषी, निर्माण कार्यकर्ता, राजकीय कर्मचारी और सैनिक भी प्रमुख पेशों में शामिल थे। मिस्र की सभ्यता में भी विविध व्यवसाय पाए जाते थे। यहाँ पत्थर तराशने वाले, मम्मी बनाने वाले, चित्रकार, मूर्तिकार और वास्तुकार विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान कराते थे और लेखक कर व प्रशासन का काम संभालते थे। इसके अलावा चिकित्सक, नाविक, सैनिक और राजकीय अधिकारी भी समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस प्रकार दोनों सभ्यताओं की अर्थव्यवस्था बहुआयामी थी और समाज विभिन्न पेशों पर आधारित था। आइए अब इनका मूल्यांकन करें। जहां मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था व्यापार आश्रित और गतिशील थी, वहीं मिस्र की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित और स्थिर थी। मेसोपोटामिया में निजी व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिक विकसित थे, जबकि मिस्र में राज्य नियंत्रित व्यापार और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था प्रमुख थी। इस प्रकार दोनों सभ्यताओं की आर्थिक संरचना उनके भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियों से गहराई से प्रभावित थी। चलिए अब इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। मेसोपोटामिया तथा मिस्र सभ्यता की अर्थव्यवस्था और व्यापार उपरोक्त मूल्यांकन के आधार पर कहा जा सकता है कि मेसोपोटामिया और मिस्र दोनों की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी, परंतु उनकी
व्यापारिक संरचना भिन्न थी। मेसोपोटामिया प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण बाहरी व्यापार पर अधिक निर्भर था, जहां निजी व्यापारी और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख थे। इसके विपरीत मिस्र की उपजाऊ भूमि और संसाधन की उपलब्धता ने उसे अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर बनाया, जहां व्यापार राज्य के नियंत्रण में था। इस प्रकार मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था अधिक गतिशील और व्यापार आधारित, जबकि मिस्र की अर्थव्यवस्था स्थिर, संगठित और कृषि प्रधान रही। तो दोस्तों, ये थे आपके 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको प्रश्न पत्र पर देखने को मिलेंगे, और ये मेरी गारंटी है कि ये प्रश्न आपके आएंगे ही आएंगे। तो इन्हें बहुत अच्छे से समझें। अगर ये वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो सभी इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसी प्रकार और भी आने वाले एग्जाम्स की वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।